तारीख ड्रावनी रात है। एक रेलगाड़ी रात की तारीकी में जेहलम डोमेली के जंगलाती पहाड़ी टीलों में से गुजर रही है। इंजन की हेडलाइट रोशन है। रात का 1:30 बज रहा है। पहाड़ी टीले, दरख्त और झाड़ियां अंधेरे की चादर ओढ़े साकित हैं। एक पहाड़ी मोड़ काटते हुए ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। कमांडो शेर खान इंजन के पायदान पर खड़ा हो जाता है। उसके कंधे पर स्टेन गन लटक रही है। वो ट्रेन के पीछे डिब्बों की तरफ देखता है। उसके हाथ में छोटी टॉर्च है। एक खास जगह पर पहुंचकर वो इंजन के ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर उसी वक्त इंजन की हेडलाइट बुझा देता है। ट्रेन की रफ्तार और धीमी हो गई है। ट्रेन एक खुश्क बरसाती नाले के ऊपर से गुजरती है तो कमांडो शेर खान टॉर्च का रुख पिछले डिब्बों की तरफ करके उसे 3 बार जलाता बुझाता है और फौरन इंजन में से कूद जाता है। वो ढलान पर झाड़ियों में गिरता है और अपने आप को गेंद की तरह लुढ़काता दरख्तों के पास जाकर उठ खड़ा होता है और ट्रेन की तरफ देखता है। ट्रेन की आखिरी बोगी गुजर रही है। उसके एक डिब्बे में से 6 कमांडो एक दूसरे के पीछे नीचे छलांगे लगाते हैं। इंजन ड्राइवर पीछे दिख रहा है। जब कमांडो पार्टी ट्रेन से कूद जाती है तो ड्राइवर इंजन की हेडलाइट रोशन करके ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। कमांडो शेर खान एक दरख्त की आड़ लिए उस तरफ अंधेरे में देख रहा है जिस तरफ उसकी पार्टी के कमांडो ट्रेन से कूदे थे। वो छोटी टॉर्च को एक बार रोशन करता है। 6 के 6 कमांडो अंधेरे में झुक कर चलते स्टेन गन आगे किए अपने पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान के पास आ जाते हैं। शेर खान उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करके आगे चलने लगता है। दरख्तों में एक जगह पहुंचकर वो पंजों के बल बैठ जाता है। कमांडो पार्टी के मुजाहिद भी बैठ जाते हैं। पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान उनसे मुखातिब होकर धीमी मगर पुरजोश आवाज में कहता है, हम इस्लाम और अपने वतन के जांबाज कमांडो हैं। तुमको मालूम है कि दुश्मन हमारे मुल्क में अपने दहशतगर्द भेजकर बमों के धमाके करता है और बेगुनाह औरतों, बच्चों, मर्दों को कत्ल करता है ताकि पाकिस्तान में खौफ व हरास फैले, अफरा तफरी फैले, लोग इत्मीनान से कारोबार न कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। हमारी ड्यूटी अपने मुल्क को दुश्मन के इन दहशतगर्दों से पाक करना है, इन्हें खत्म करना है। हमारा नारा है मुल्क से दहशतगर्दी और जराइम का खात्मा, ताकि लोग जहां आराम चैन की जिंदगी बसर कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की करे। कमांडो शेर खान एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अपने इर्द गिर्द अंधेरे में डूबी हुई दरख्तों, झाड़ियों पर एक निगाह डाली। तुमको मालूम है इस वक्त हम दहशतगर्दी के खात्मे के एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। हमको रिपोर्ट मिली है कि भारत के भेजे हुए दहशतगर्दों की एक पार्टी इस जंगल में छुपी हुई है। हम उन्हें नीस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जिंदगियां इस मिशन में काम आ जाएं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। हमने अपनी जिंदगियां अपने मुल्क और अल्लाह के हवाले कर दी हैं। जिंदा रहे तो ठीक है, मर गए तो खुदा हमें शहादत का रुतबा अता करेगा। कमांडो शेर खान ने अंधेरे में अपनी घड़ी की सुइयों को देखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। उसकी रोशनी बड़ी फीकी होगी, लेकिन हमें इस रोशनी में अपना टारगेट नजर आ जाएगा। तुम सबको टारगेट मालूम है। अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। आपस में बोलचाल बिल्कुल बंद। खांसी आए, छींक आए तो मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे दबा दो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। 6 फुट का फासला रखकर निस्फ दायरे में सिंगल लाइन एडवांस। शेर खान स्टेन गन को पोजीशन में लेकर आगे चलने लगा। उसके पीछे कमांडो पार्टी चल रही थी। उन्होंने एक दूसरे के दरमियान 6 फुट का फासला डालकर अपने आप को निस्फ दायरे में फैला लिया था और स्टेन गनों का रुख आगे किए पार्टी कमांडर के पीछे पीछे चल रहे थे। जंगल में कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद मगरिब की जानिब जर्द चांद एक टीले के अकब से उभरता है। चारों तरफ उसकी धुंधली रोशनी फैलती है। फीकी चांदनी में दूर दरख्तों के दरमियान एक मकान नजर आता है। शेर खान रुककर अपनी कमांडो पार्टी को वो मकान इशारे से दिखाता है और अपने बाजुओं से क्रॉस का निशान बनाता है। ये इशारा पाकर 3 कमांडो एक जानिब से और 3 दूसरी जानिब से झुककर आगे बढ़ते हैं। शेर खान पहलू की जानिब से होकर टारगेट की तरफ बढ़ता है। 6 के 6 कमांडो मुजाहिदों ने अपने अपने कमांडो चाकू निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिए हैं। उन्हें कुछ फासले पर फीकी चांदनी में 3 दहशतगर्द स्टेन गन उठाए पहरे देते नजर आते हैं। वो एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने खुफिया ठिकाने यानी दरख्तों के दरमियान जो वीरान मकान है उसके गिर्द पहरा दे रहे हैं। उन्हें देखकर 3 कमांडो झुककर चलते मकान के अकब की तरफ चले जाते हैं। बाकी के 3 कमांडो पहरा देते दहशतगर्दों की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने एक दूसरे को खुफिया इशारे से बता दिया है कि कौन किस दहशतगर्द पर हमला करेगा। एक दहशतगर्द हाथ में स्टेन गन लिए एक दरख्त के पीछे खड़ा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर भी गहरी खामोशी छाई हुई है। दहशतगर्द 2-3 सेकंड दरख्त के पास खड़ा रहता है, फिर आहिस्ता से टहलने लगता है। एक कमांडो मुजाहिद उसके अकब में पहुंच चुका है और एक झाड़ी की ओट में बैठा दहशतगर्द की नकलो हरकत नोट कर रहा है। दहशतगर्द चंद कदम चलकर रुक जाता है। उसके करीब ही एक कटा हुआ दरख्त पड़ा है। वो उस पर बैठ जाता है। कमांडो मुजाहिद की आंखें धुंधली चांदनी में दहशतगर्द पर जमी हुई हैं। वो आवाज पैदा किए बगैर भूखे शेर की तरह दबे पांव 1-1 इंच आगे बढ़ता है। खुला हुआ चाकू उसके हाथ में है। वो झाड़ियों के साथ झुका हुआ दहशतगर्द को अपने पीछे आहट सुनाई देती है। ये दहशतगर्द की जिंदगी की आखिरी आवाज थी जो उसको सुनाई। जैसे ही दहशतगर्द ने मुड़कर देखा, कमांडो ने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ी और बिजली की तेजी के साथ चाकू गर्दन पर फेर कर उसकी शहरक काट दी और उसे परे फेंक दिया। भारतीय दहशतगर्द की गर्दन से खून फवारे की तरह निकलने लगा और वो तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। कमांडो तेजी से पीछे अंधेरे में गायब हो चुका था। 30-40 फुट के फासले पर दूसरा भारतीय दहशतगर्द दरख्तों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलकर पहरा दे रहा था। उसने स्टेन गन कांधे से लटकाई हुई थी। टहलते टहलते वो कभी रुक कर ऊपर दरख्तों की तरफ देखता,
کبھی اپنے ارد گرد پھیلی چاندنی پر نظر ڈالتا، اپنا ایک کمانڈو جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اس کی نقل و حرکت کی بڑے غور سے نگرانی کر رہا تھا۔ کھلا ہوا کمانڈو چاقو اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بھارتی دہشت گرد کتنے قدم چلتا ہے اور کہاں پہنچ کر کتنی دیر رکتا ہے اور پھر وہاں سے پلٹ کر کس جگہ آ کر ٹھہرتا ہے۔ اپنے کمانڈو سے بھارتی دہشت گرد کا فاصلہ 25 فٹ کے قریب تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا اور جس طرح جنگلی چیتا اپنا شکار پر مسلسل نظریں جمائے اس کی طرف بڑھتا ہے، اپنے کمانڈو نے بھی بھارتی دہشت گرد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں چاندنی نہیں تھی، اوپر درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے جسم کو پوری طرح سے سمیٹے اتنی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ جھاڑیوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کا اور بھارتی دہشت گرد کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ کمانڈو مجاہد اچانک رک کر زمین کے ساتھ لگ گیا۔ بھارتی دہشت گرد چند قدم چلنے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ اب اسے ایک جگہ پہنچ کر رک جانا تھا۔ اپنے کمانڈو نے سانس روک لیا اور زمین پر پیٹ کے بل لیٹے لیٹے اپنے گھٹنے آہستہ آہستہ آگے کو سرکائے اور ایک دم چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ دہشت گرد جس درخت کے پاس آ کر رکتا تھا اس درخت کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ اب اس کی پیٹھ اپنے کمانڈو کی طرف تھی مگر فاصلہ زیادہ تھا۔ بھارتی دہشت گرد نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور اسے چہرے کے قریب لا کر غور سے دیکھنے لگا۔ کمانڈو اس دوران جھاڑیوں میں گھٹنوں اور کوہنیوں کے ذریعے سے رکھتا ہوا اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ جہاں سے وہ اپنے شکار پر جھپٹ سکتا تھا۔ دہشت گرد نے جو چیز جیب سے نکالی اسے واپس جیب میں رکھا اور اب چل پڑا، مگر اب کمانڈو اسے مزید مہلت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دہشت گرد کا بھی وقت پورا ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک بجلی سی جیسے چمکی تھی۔ کمانڈو نے اچھل کر سب سے پہلے دہشت گرد کی گردن اپنے شکنجے میں جکڑی تاکہ وہ کوئی آواز پیدا نہ کر سکے اور سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو سامنے سے اس کے دل میں اوپر تلے 4 مرتبہ گھونپ دیا۔ 5 سیکنڈ تک کمانڈو نے دہشت گرد کو اسی طرح جکڑے رکھا۔ جب اس کا بدن ڈھیلا پڑ گیا تو اسے آہستہ سے زمین پر گرا دیا۔ یہ بھارتی دہشت گرد بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ کمانڈو اس ایکشن کے بعد تیزی سے ایک طرف غائب ہو گیا۔ پہرا دینے والا تیسرا دہشت گرد جہاں آہستہ آہستہ ٹہل کر پہرا دے رہا تھا وہاں اندھیرا تھا۔ درختوں کی وجہ سے وہاں چاند کی پھیکی روشنی بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دہشت گرد سگریٹ پی رہا تھا اور کسی وقت گنگنانے لگتا تھا۔ اندھیرے میں اس کا سایہ حرکت کرتا برابر دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے تیسرے کمانڈو نے اس سائے پر نظر جمائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اسی سائے کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ جس طرف دہشت گرد کا سایہ حرکت کر رہا تھا اس طرف اپنے کمانڈو کا سایہ بھی حرکت کر رہا تھا۔ دہشت گرد کا سایہ ساکت ہو جاتا تو کمانڈو کا سایہ بھی وہیں ساکت ہو جاتا۔ اندھیرا کمانڈو کی مدد کر رہا تھا۔ اچانک دہشت گرد ایک جگہ رک کر سگریٹ پینے لگا۔ تاریکی میں اس کے سگریٹ کا شعلہ چمکتا ہوا دکھا۔ یہی کمانڈو کا ٹارگٹ تھا۔ دہشت گرد مکان کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ادھر اپنے باقی کے کمانڈو گئے ہوئے تھے۔ شاید اس طرف سے دہشت گرد کو کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ تیسرا کمانڈو چوکنا ہو گیا۔ یہ بات خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر وہ کسی کو آواز دیتا ہے تو ان کا آپریشن ناکام ہو سکتا تھا۔ کمانڈو پارٹی کو خاموشی اور رازداری سے دہشت گردوں کے سر پر پہنچ کر انہیں فرار ہونے سے پہلے ہلاک کرنا تھا۔ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کی جانب سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے درخت کی ٹہنی توڑی۔ یہ آواز اپنے کمانڈو نے بھی سنی۔ دہشت گرد نے یہ آواز سنتے ہی سگریٹ پھینکا اور سٹین گن سنبھال کر مکان کی طرف بڑھا۔ اب اپنا کمانڈو رک نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی دہشت گرد نے قدم اٹھایا کمانڈو نے پیچھے سے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں انہیں صرف دشمن کے اوپر چھلانگ لگانے کی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ انہیں جس بات کی ٹریننگ دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر چھلانگ اسے گرانے کے لیے نہیں لگانی بلکہ اس کی گردن کی ہڈی توڑنے کے لیے لگانی ہے تاکہ وہ کوئی آواز پیدا نہ کر سکے۔ اپنے کمانڈو نے اینڈ ٹریننگ کے مطابق یہ ایکشن لیا تھا۔ اس نے حقیقت میں بھارتی دہشت گرد پر نہیں بلکہ اس کی گردن پر چھلانگ لگائی تھی۔ دہشت گرد جھاڑی پر منہ کے بل گرا۔ وہ آواز نکالنا چاہتا تھا لیکن آواز کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی گردن کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اپنا کمانڈو دہشت گرد کے ساتھ ہی جھاڑی پر گرا تھا مگر وہ اٹھا نہیں۔ اسی طرح دہشت گرد کے اوپر جھاڑی پر پڑا رہا۔ دہشت گرد مر چکا تھا۔ اپنے کمانڈو کے بازو کا آہنی شکنجا ابھی تک دہشت گرد کی گردن میں تھا۔ اس وقت پھیکی چاندنی والے سنسان جنگل کی رات کی فضا میں ایک پرندے کی مدھم سی آواز بلند ہو کر غائب ہو گئی۔ یہ اس کے پارٹی کمانڈر شیر خان کا سگنل تھا کہ دیر کیوں کر رہے ہو، فوراً ٹارگٹ کے عقبی اسپاٹ پر پہنچو۔ تیسرے کمانڈو نے اپنا بازو مردہ دہشت گرد کی گردن سے نکالا، سٹین گن اٹھائی اور جھک جھک کر تیزی سے دوڑتا ہوا درختوں کی ایک خاص سمت کو غائب ہو گیا۔ اس دوران شیر خان اور پارٹی کے باقی کمانڈو دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے والے مکان کی عقبی دیوار سے 50 فٹ کے فاصلے پر ایک گنجان درخت کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ یہ کمانڈو پارٹی اپنے کمانڈر شیر خان کے پیچھے ٹارگٹ کی طرف بڑھی۔ وہ ایک قوس بنا کر ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند مغربی افق پر تھوڑا اوپر آنے کے بعد غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ درختوں کے پیچھے ہو گیا تھا اور اس کی پھیکی چاندنی اور زیادہ دھندلی ہو گئی تھی۔ ساتوں کمانڈو اس جگہ پر آ گئے جہاں درختوں کی آخری قطار تھی۔ اس کے آگے تھوڑی سی کھلی جگہ تھی جہاں وہ کوارٹر نما شکستہ سا مکان تھا جس کے اندر ان کی اطلاع کے مطابق بھارتی دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کمانڈر شیر خان آخری درخت کے قریب پہنچا کوارٹر نما مکان کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک دہشت گرد باہر نکلا۔ شیر خان نے رک کر ہاتھ کا اشارہ کیا
बाकी कमांडो भी वहीं रुक गए। बाहर निकलने वाला दहशतगर्द जैसे ही थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर आया, अंदर से रोशनी नजर आने लगी। ये बिजली की नहीं बल्कि लालटेन की रोशनी लगती थी। दहशतगर्द के हाथ में ग्लास था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और सामने वाले दरख्तों की तरफ मुंह करके मुंह से सीटी की आवाज निकाली। जब सीटी की आवाज पर कोई न आया तो उसने आहिस्ता से आवाज दी, गंगाराम चाय ले जाओ। वो अपने उस दहशतगर्द साथी को आवाज दे रहा था जिसे हमारा एक कमांडो मौत की नींद सुला चुका था। जब गंगाराम ने भी कोई जवाब न दिया तो मकान से बाहर निकलने वाले दहशतगर्द ने जरा बुलंद आवाज से दूसरे दहशतगर्द को आवाज दी, ओए रघुनाथ, बिशंबर दास, ओए सो मर गए हो। उस पर भी जब गंगाराम, रघुनाथ और बिशंबर दास ने कोई जवाब न दिया तो उसे कुछ शक पड़ा। उसने फौरन चाय का ग्लास एक तरफ फेंक कर स्टेन गन संभाली और पोजीशन बनाकर दरख्तों की तरफ बढ़ा। उस दहशतगर्द से पहले निमटना जरूरी हो गया था। शेर खान ने अपने एक कमांडो साथी को इशारा किया। कमांडो ने अपनी जैकेट के सामने वाली जेब से साइलेंसर चढ़ी हुई पिस्तौल निकाली और अंधेरे में स्टेन गन पकड़े दरख्तों की तरफ से जाते दहशतगर्द की मूविंग यानी हरकत करते टारगेट को निशाने में लेकर फायर कर दिया। पिस्तौल पर चढ़े हुए साइलेंसर की वजह से फायर का धमाका ज्यादा न हुआ, मूविंग टारगेट गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता था कि कमांडो शेर खान मूविंग यानी हरकत करते टारगेट पर फायर करे और गोली टारगेट पर न लगे। जैसे ही दहशतगर्द जमीन पर गिरा, कमांडर शेर खान ने खुफिया ठिकाने पर अटैक का इशारा किया और सबसे पहले खुद दौड़ता हुआ मकान के दरवाजे के पास आया। उसने जोर से लात मारकर दरवाजा चौपट खोल दिया, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और अंदर घुसकर अंधाधुंध स्टेन गन के ब्रस्ट फायर करने शुरू कर दिए। बाकी के कमांडोज भी कमरे में घुस चुके थे और जलती हुई लालटेन की रोशनी में जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठे दहशतगर्दों पर स्टेन गनों की बौछारें फायर कर रहे थे। सिर्फ 6-7 सेकंड के अंदर अंदर भारतीय दहशतगर्दों की खून में नहाई हुई लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी सिसक और तड़प रही थी। 3 कमांडो दौड़कर दरवाजे के बाहर गए और पोजीशन संभाल ली कि फायरिंग की आवाज पर उनके साथी किसी तरफ से निकल कर न आ जाएं। शेर खान ने झुक कर देखा, दरी पर एक रजिस्टर के साइज का मोमी कागज पड़ा हुआ था। उस पर नीली और सुर्ख लकीरें और दायरों में नक्शा बना हुआ था। जाहिर है ये उन जगहों का नक्शा था जहां इन दहशतगर्दों ने बमों के धमाके करने थे और दूसरी तकरीबी कार्रवाइयां करनी थी। शेर खान ने वो नक्शा तय करके कमांडो दिलदार को दिया और कहा, ये नक्शा तुम कमांडिंग ऑफिसर साहब को पेश करोगे। उस कमरे या कोठरी की दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई उठाकर परे फेंक दी। उसके नीचे भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद का जखीरा और 7 क्लैशनकोफे और उनके मैगजीन थे। कमांडो शेर खान ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज दी, मियां खान, दिलदार अहमद, बाहर पड़ी हुई लाशों को घसीट कर अंदर ले आओ जल्दी। ये उन दहशतगर्दों की लाशें थी जिन्हें अपने कमांडोज ने एक्शन शुरू होने से पहले हलाक किया था। शेर खान ने अपने नायब कमांडो गुल खान से कहा, लाशों को चेक करो, अगर कोई अभी भी जिंदा है तो उसके सर में शूट करो। कमांडो मियां खान और कमांडो दिलदार अहमद दरख्तों के नीचे अलग अलग पड़ी हुई दहशतगर्दों की लाशों को घसीटते हुए कोठरी के अंदर ले आए। गुल खान ने कोठरी के अंदर वाली दहशतगर्दों की लाशों को चेक करने के बाद शेर खान को रिपोर्ट की, सर दुश्मन का कोई आदमी जिंदा नहीं है। ठीक है, कोठरी को बंद करके अपना ताला लगाओ, लालटेन को बुझा दो। लालटेन उसी वक्त बुझा दी गई। कमांडो पार्टी कोठरी से बाहर आ गई। कमांडो गुल खान ने कोठरी को ताला लगा दिया। शेर खान ने कमांडो दिलदार खान से कहा, दिलदार खान, तुम दिन निकलने से पहले पहले ट्रक लेकर आओगे और असलहा और लाशें इसमें डालकर ट्रक को अच्छी तरह से ढककर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करोगे। ठीक है सर, दिलदार खान ने कहा। कमांडो शेर खान ने स्टेन गन वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, हमारा मिशन अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो गया है, वापस हेडक्वार्टर की तरफ चलो। शेर खान की कमांड में ये कमांडो पार्टी पिछली रात की तारीकी में डोमेली के जंगल से निकलकर एक कस्बे में पहुंची, जहां एक चारों तरफ से बंद गैर फौजी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। कमांडो पार्टी वहां पहुंचते ही ट्रक में सवार हुई और ट्रक रात के अंधेरे में एक तरफ रवाना हो गया। हम ये नहीं बताएंगे कि वो कौन सा कस्बा था और ट्रक किस शहर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि मसलहत का यही तकाजा है कि इन जगहों के नाम सीगाए राज में रखें। दिन काफी निकल चुका था जब कमांडो शेर खान अपने नायब गुल खान के साथ एक पुरानी इमारत के सादा कमरे में पहुंचा, जहां उनका कमांडिंग ऑफिसर उनके इंतजार में था। हम इस कमांडिंग ऑफिसर का नाम भी बयान नहीं करेंगे, आप उन्हें सीओ कह सकते हैं। जैसे ही कमांडो शेर खान अपने नायब कमांडो गुल खान के हमरा कमरे में दाखिल हुआ और उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, सीईओ ने अपने मेज पर पड़े हुए मोमी कागज पर बने हुए नक्शे पर से नजरें उठाकर उन्हें देखा और उठकर बारी बारी उनसे हाथ मिलाया। मुबारक हो मुजाहिदो, तुम्हारा मिशन कामयाब रहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।